हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। यानी अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में से किसी में भी अगर आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को कर लेंगे तो फाइनली आप लोगों का जो स्कोर है सभी विषयों में वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रही हूँ। तो अगर आपने ईवीएस और सीटीबी का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए सीटेट 2024 प्रिपरेशन, तो उसमें आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। जब भी आप पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको एक जैसे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन हमें ऑप्शन वही सेलेक्ट करना है जो सबसे उत्तम हो, सबसे उपयुक्त हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर पठन के तरीके ये दिए हैं और ये आपको किस प्रकार यहाँ पर मिलान करना है, यानी कि अगर यहाँ पर ए अनुमान है तो अनुमान का यहाँ पर किसके साथ जो है मिलान करना है, तो वो इस प्रकार से आप देखेंगे। तो इन्होंने कहा है कि पाठक को पठन से क्या करना है, मिलान करना है, पठन के तरीके से मिलान करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए दिया है अनुमान, तो अनुमान का किससे यहाँ पर जो है सही से मिलान होगा। तो पहला दिया है लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। दूसरा है निष्कर्ष निकालना, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। तीसरा है संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, यानी शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से रचित की जाती है। इसके बाद गहन पठन है, पाठ्य पुस्तक में विषय भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ई ऑप्शन है कि पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान, यानी पाठ्य सामग्री किस प्रकार में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे या इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आंसर आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो अनुमान है उसका सही से मिलान किससे होगा। यहाँ पर जो अनुमान है इसका सही ऑप्शन किसके साथ होगा, अनुमान का होगा क्या, पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका पहले का हो गया 5। अब देखिए दूसरे का क्या होना चाहिए, यानी बी का निष्कर्ष निकालना किससे संबंधित होना चाहिए। तो निष्कर्ष निकालेंगे हम, इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऊपर निष्कर्ष निकालना का क्या होगा, लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। ठीक है, इसी तरफ से सी का ऑप्शन अगर देखें तो सी का ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ना, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए, तो ये आपका सी के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है। इसके बाद अगर डी की बात करें तो गहन पठन का किससे संबंधित होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सामने ही होगा, यानी कि गहन पठन में है पाठ्य पुस्तक में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसी को, जब हम किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, गहन पठन, और ये फोर्थ के साथ इसका मैच हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें ई का, तो ई का देखिए आपका ई का यहाँ पर पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान, तो ये हो जाएगा का थर्ड से शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई है। तो देखिए ये एक नया जो क्वेश्चन है ये पिछली बार पूछा गया था, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, बस लॉजिक बेस पर इसको आंसर देना है। तो पहले का ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 दिया है कि उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। तो यहाँ पर युक्ति क्या दिया हुआ है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। अब इस हिसाब से देखिए इसका ऑप्शन जो है स्वनिरीक्षण, पुनरावृत्ति करना, परभाषा व्यवहार, और इसके बाद है याद करना। तो यहाँ पर 92 का आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्व निरीक्षण, यानी पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है,
कक्षा सेकंड के विद्यार्थी के एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। तो अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो 93 का जो ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया है तो यहाँ पर 93 का ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका? बिल्कुल पहला हो जाएगा कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया पर, मतलब पूरे यहाँ पर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, यानी कि यहाँ पर जो सीख रहा है बच्चा वो तो सीख ही रहा है, साथ ही सारे बॉडी पार्ट्स को भी सीख रहा है। तो भौतिक प्रतिक्रिया यहाँ पर हो रहा है, चीज़ों को टच कर रहा है। जैसे कान के बारे में बोल रहा है तो कान को टच कर रहा है, शरीर के जिस अंग का नाम ले रहा है तो उस अंग को वो टच कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? ये भौतिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो देखिए ये किसका उदाहरण हो सकता है? 94 का आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सहपाठी आकलन। ठीक है, सहपाठी आकलन यहाँ पर क्योंकि समूहों के साथ अदला बदली कर रहे हैं ना, तो ये सहपाठी आकलन हो गया, पीयर्स लर्निंग हो गया। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है तो मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकता के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। देखिए इसको आपने पढ़ लिया और ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है कि जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। दूसरा ऑप्शन है जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तीसरा ऑप्शन है जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन है जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहता है। अब देखिए 95 के क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए इस हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर क्या देना होगा? आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहता है। तो ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन देखिए, 96 क्वेश्चन में कथन कारण से दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या कीजिए? चयन कीजिए। अभी कथन ए दिया हुआ है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपने आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोग करता होते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो दिया है कथन और कारण, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो देखिए ए जो है आपका जो अभिकथन है वो सही है, परंतु ये जो आर है वो गलत है। तो इसीलिए आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 5 का मंजित अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजित जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। क्योंकि देखिए हम लोग भी बात करते हैं तो सभी के से अलग अलग तरीके से बात करते हैं, एक संबंध के अनुसार बात करते हैं। अगर कोई बड़ा है हमसे तो उनसे हम रिस्पेक्टली से बात करते हैं, और अगर हमसे कोई छोटा है तो उससे हम प्यार से बात करते हैं। तो ये जो विविधता है वो यहाँ पर किस रूप को प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए उपयोगितावादी, अर्थगत, वाकगत और प्रकृतिवादी। तो यहाँ पर 97 का आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो है उपयोगितावादी, यानी हम जो है लोग को देख के, व्यक्ति को देख करके अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए उपयोगितावादी के साथ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है? ठीक है, तो एक बच्चा है जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जो ना उसके परिवार में बोला जाता है, ना आसपास किसी वयस्क द्वारा सुना गया है। तो ऐसे में ये प्रतिध्वनि किससे मेल खाता है वो हमें बताना है। तो ये क्या रचनावाद से संबंधित है, क्या व्यवहारवाद से संबंधित है, या बहुभाषावाद से संबंधित है, या सहजवाद से यानी प्राकृतिकवाद से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए
ये क्या है, व्यवहारवाद से, यहाँ पर व्यवहारवाद जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग आते हैं 99 क्वेश्चन पर। देखिए 99 क्वेश्चन क्या है कि कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है। तो देखिए पहला उद्गामी गुणधर्म, दूसरा उद्गामी पाठचर्या, तीसरा है उद्गामी साक्षरता और चौथा क्या है, उद्गामी समाधान। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यानी कि उद्गामी साक्षरता, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। तो इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? देखिए इस तकनीक को किस रूप में जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा संभाषिक पठन के रूप में, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनियम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनियम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? देखिए इस उपागम को हम क्या कहेंगे? तो ये होगा आपका संरचनात्मक उपागम, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 102 नंबर। 102 नंबर में आपका आ गया अभिकथन और कारण। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन क्या कह रहा है? ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सभी वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क दिया जा रहा है जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती। तो यहाँ पर इसका जो अगर सही ऑप्शन देखें, सही आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए आर जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ए क्या कह रहा है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि युक्त। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ए गलत है, आर सही है। तो इस हिसाब से कौन सा सही होगा? ए गलत है और आर सही है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए 103 नंबर पर आते हैं हम लोग। 103 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधित नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो देखिए 103 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। ठीक है, तभी उसको इस समस्या से वो दूर हो सकता है। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? कक्षा में सस्वर वाचन करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है और निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो देखिए अगर आप सीधे ऑप्शन को पढ़ें तो अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करती है। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखें और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहें। और अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताएं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? देखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। ठीक है, किसी स्थिति विशेष के अनुसार अगर कोई अर्थ समझाया जाता है तो वो बच्चा अच्छे से समझता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? उत्पाद से है, प्रक्रिया से है, कौशल से है या अर्जन से है? तो भाषा सीखना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बिल्कुल कौशल से संबंधित है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए ये आपका आ गया क्या? ये आ गया आपका पद्यांश। ठीक है, तो ये पद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और इसका आंसर बताऊंगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसका आंसर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 106 से लेके 111 तक हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये पढ़ लिया आप लोगों ने। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 106 है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें से सही ऑप्शन 106 नंबर का होगा क्या? 106 नंबर का आ जाएगा आपका क्या? बिल्कुल स्त्री यानी शक्ति, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है
अप्रासंगिक है, नगण्य है, औसत है या संज्ञान योग्य है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल 107 का आंसर होगा संज्ञान योग्य है, तो डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए 108 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? गौरव, अबला, सबला, नीव, किसका प्रयोग नहीं किया गया है इस पद्यांश में? तो देखिए इसमें आपका अबला शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है, शक्ति की ही बात हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए यही सही होगा। इसके बाद देखिए स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो यहाँ पर देखिए निर्माणकारी शक्ति का भाव आपको बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन में इस भाव का यहाँ पर बोध हो रहा है, यानी कविता की किस पंक्ति में निहित की गई है। तो यहाँ पर 109 का आंसर आप जाएंगे सी के साथ, युग निर्माण तुम्हें करना है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे पद्यांश को, तो आपको ये लाइन दिख जाएगी उसमें। इसके बाद देखिए कविता के अनुसार स्त्री को जननी के रूप में ही रहना चाहिए, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल बी ऑप्शन जिन्होंने भी कहा है वो बिल्कुल सही है कि स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। सभी को अपने स्वयं की शक्ति पहचानना चाहिए, ठीक है। जननी हो संपूर्ण जगत की डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये सब तो आपको यहाँ पर अनसीन पैसेज में ही देखने को मिलेगा, और एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो देखिए ये रूपक अलंकार है, ठीक है। आगे देखिए ये आपका पैसेज है, ठीक है। 112 से लेकर 120 तक जो क्वेश्चन हम आप सॉल्व करेंगे तो इसी पैसेज के अनुसार सॉल्व करेंगे। इसको आपको पॉज करके पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। हम लोग आंसर के यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, यह स्वभाव, संस्कृति, दया, स्वार्थ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दया। दया जो है यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर 113 नंबर का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, अज्ञानता के कारण बुराइयाँ फैलती है। 114 पर देखिए सुख दुख का कारण है कर्म, दुर्भाग्य, प्रारब्ध या भाग्य, तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा 114 नंबर पर? तो ए के साथ जाएंगे, कर्म, ठीक है। कर्म ही कारण होता है सुख और दुख का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? दुख भोगना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, सुख भोगना चाहिए या फिर सफाई करना चाहिए? तो अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी, यानी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, ठीक है। 116 नंबर, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? मन के अनुसार कार्य करना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना। तो 116 नंबर का क्वेश्चन, अपने मन से कभी भी आंसर मत दीजिएगा, जो अनसीन पैसेज में दिया है वही आंसर देना है। तो मन से बुरे भावों का निष्कासन करना, कभी भी अपने मन से मत दे दीजिएगा, जो आपको सही लगता हो आंसर वो नहीं देना है। कभी भी आंसर की में इस क्वेश्चन के लाइन को ढूंढना है, वहीं पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ईर्ष्या से ऊपर उठना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना। तो देखिए यहाँ पर इसका जो 117 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते रहिए। आपके पास जो कुछ भी है ना जीवन में, उस सभी चीज़ों के लिए आभार प्रकट कीजिए। 118 क्वेश्चन देखिए, स्वार्थ का विलोम क्या है? परोपकार, स्वार्थ परायणता, निस्वार्थ, प्रयोजन। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा निस्वार्थ। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? निस्वार्थ होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मानवीय शब्द में प्रत्यय, देखिए आपसे क्या पूछ लिया? प्रत्यय पूछ लिया, उसके बाद आपसे पूछ लिया अलंकार, उसके बाद आपसे क्या पूछ लिया? ये आपको समास भी पूछ लिया। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा ये आप अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे, इसी में आपकी तैयारी हो जाएगी। मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान है, तो बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी कहा है बी ऑप्शन, तो वो क्या है? सही है, ये प्रत्यय, ठीक है। बड़ी की मात्रा है ना, तो इसीलिए बड़ी ही आएगा और यह आएगा। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? मतलब बिल्कुल ऑड नंबर के हैं। अंधकार, अंधेरा, ज्ञान, अज्ञान, शुद्ध, अशुद्ध, सुख, दुख, कौन सा आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भिन्न है, ये मैच नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, अंधकार और अंधेरा। तो यही जो है आपका मिसमैच है, तो इसलिए यही आंसर होगा। तो देखिए ये हो गया आपका 30 प्रश्न आपके हिंदी के, ठीक है।
और इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। आगे मैं और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं जिन प्रश्नों को करवा रही हूँ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, और इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि कहीं से भी प्रश्न पूछे लॉजिक से आप लोग उसका आंसर ज़रूर लगा लेंगे अगर अधिकतम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।